हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 11 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 12 एंड 13। फ्रेंड्स, सेक्शन 12 जो है वो बात करता है डैमेजेस की। तो डैमेजेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लिक्विडेटेड, दूसरा अनलिक्विडेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर हम लिक्विडेटेड डैमेज की बात करें तो वो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। सपोज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। बी जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। बी ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है ए का घर 6 महीने में बांध कर देगा। बी 6 महीने में ए को घर बना के देगा। अगर बी फेल होता है 6 महीने में ए को घर बना के देने में, तो बी जो है ए को 5 लाख रुपये क्या देगा, डैमेजेस देगा। तो इस केस में क्या है, डैमेजेस जो है डिसाइडेड है, डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। तो इसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेज। इसमें कोर्ट को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज। फ्रेंड्स, अगर हम अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात करें तो उसमें जो है, जो डैमेज का अमाउंट रहता है वो डिसाइडेड नहीं रहता, प्री डिटरमाइंड नहीं रहता, उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। सपोज एक पर्सन है, ए ने बी जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उससे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी जो कॉन्ट्रैक्टर है, बी ए का घर बना के देने वाला है उसको। तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी जो है ए को 6 मंथ में घर बना के देगा, ठीक है। और बी ने क्या किया, बी जो है वो फेल हो जाता है 6 महीने में ए को घर बना के देने में। बी जो है उस घर को 18 मंथ में बनाता है, ठीक है, 18 मंथ्स में बनाता है। फिर ए क्या करता है, ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट दाखिल करता है डैमेज क्लेम करने के लिए। किस बात का डैमेज, कि बी ने जो बोला था कि 6 महीने में घर बना के देगा, वो घर बी ने 18 महीने में बना के दिया, मतलब 12 महीने लेट किया किसने, बी ने वो घर बना के देने में। तो ए ने बी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट दाखिल किया और डैमेजेस क्लेम किया। डैमेजेस किस बात का, कि उसका ऐसा कहना है कि भाई मैं भाड़े घर में रह रहा था, 6 महीने में भाड़े घर में रहता, फिर 6 महीने बाद मुझे मेरा घर मिल जाता, उसमें मैं शिफ्ट हो जाता, लेकिन बी ने लेट किया, इसलिए मुझे 12 महीने मतलब 1 साल मुझे और भाड़े के घर में रहना पड़ा। तो उसका अमाउंट जो है, वो जो अमाउंट है 12 महीने का भाड़ा, वो बी जो है एज ए डैमेजेस ए को दे। बी ने भी कुछ डिफेंस लिया कि भाई कुछ नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, मटेरियल टाइम से नहीं मिला, जो कुछ भी रहा, तो इसकी वजह से वो घर कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन दोनों, ये जो ए ने डैमेजेस क्लेम किया है, ये डैमेज जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं था, डिसाइडेड नहीं था, ठीक है। तो वो जो डैमेज का अमाउंट है जो ए मांग रहा है, ए ने 10 लाख मांगा, 5 लाख मांगा, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है वो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो डैमेज जो लिक्विडेटेड है उसमें जो अमाउंट है डैमेज का वो प्री डिसाइडेड रहता है, डिटरमाइंड रहता है, उसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो अनलिक्विडेटेड है उसमें अमाउंट फिक्स नहीं रहता, उसको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो अमाउंट डिसाइड करने के लिए उसी समय सेक्शन 12 की जरूरत पड़ती है। यही लिखा है सेक्शन 12 में कि इन अ सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो पहले फिक्स नहीं था, डिटरमाइंड नहीं था, तो उस अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए जो भी फैक्ट कोर्ट को मदद करेंगे, जो भी फैक्ट जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होगी जो क्योंकि वो अमाउंट डिसाइड करने में कोर्ट की मदद करें, तो वही फैक्ट रिलेवेंट होंगे। यही दिया है सेक्शन 12 में। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 12 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इन अ सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। डैमेज के सूट में ऐसे फैक्ट जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो कोर्ट को जो डैमेज का अमाउंट है वो डिसाइड करने में मदद करे, तो वो सही फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। आगे क्या दिया गया है कि इन अ सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रिलेवेंट इन अ सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। ऐसे सूट, ऐसे केस जिसमें डैमेज क्लेम किया गया है, तो एनी फैक्ट विच इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रिलेवेंट। तो ऐसा फैक्ट
जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो कोर्ट को इनेबल करे, कोर्ट को मदद करे वो डैमेज का अमाउंट डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में, तो वो सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट कोर्ट को क्या करना है, देना है एज ए डैमेज, जो कोर्ट को डिसाइड करना है, उस अमाउंट को डिसाइड करने में जो फैक्ट कोर्ट को मदद करें वो फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। यही दिया गया सेक्शन 12 में। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेक्शन 12। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 13। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब राइट और कस्टम के बारे में कोई प्रश्न निर्माण होता है कोर्ट में, तो उसमें कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे। राइट मीन्स होता है अधिकार, कस्टम मीन्स होता है रूढ़ी या प्रथा। तो जब प्रथा या फिर अधिकार के बारे में कोई प्रश्न निर्माण होता है कोर्ट में, तो उसको रिजॉल्व करने में, उसको डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, कौन कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम राइट और कस्टम की बात करें तो सेक्शन 13 जो है वो पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट और पब्लिक कस्टम और प्राइवेट कस्टम दोनों की बात करता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट राइट का एग्जांपल लें तो सपोज किसी मंदिर में किसी पुजारी के पूजा करने का जो अधिकार है वो उसका प्राइवेट राइट है, ठीक है। और अगर हम पब्लिक राइट की बात करें, सपोज किसी गांव के बीच में एक कुआं है, वेल, तो उस कुएं से पानी लेने का अधिकार जो है वो पूरे गांव का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पब्लिक राइट हो जाएगा। उस कुएं से पानी भरने का अधिकार पूरे गांव के लोगों का है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, उनका ये पब्लिक राइट रहेगा। ऐसे अगर हम कस्टम की बात करें तो प्राइवेट जो कस्टम है, अगर किसी इंडिविजुअल, कोई किसी फैमिली का कोई कस्टम है तो उसका क्या रहेगा, वो प्राइवेट कस्टम है, ठीक है। सपोज किसी फैमिली में ऐसा होता है कि शादी के पहले किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाके पूजा करना या शादी के बाद किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाके पूजा करना, ये उनका क्या है, उनका ये प्राइवेट कस्टम है, ठीक है। अगर हम पब्लिक कस्टम की बात करें तो आपने देखा है कि बहुत सारी मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं का जो है प्रवेश निषेध है, तो ये क्या है, ये पब्लिक कस्टम है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 13 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. फर्स्ट वन क्या दिया गया है कि any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. और सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, particular instance in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from. So friends, इसमें क्या दिया गया है कि where the question is as to the existence of any right or custom, जहाँ पर किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई प्रश्न निर्माण होता है, तो उसमें क्या दिया, दी फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट। उसमें ये नीचे दिए हुए फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो पहला फैक्ट क्या बोलता है कि एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई भी समव्यवहार जिसके द्वारा कोई राइट और कस्टम, कोई अधिकार या फिर प्रथा क्रिएट की गई थी या क्लेम की गई थी या फिर मॉडिफाई की गई थी या रिकॉग्नाइज की गई थी, असर्टेड की गई थी या फिर डिनाइड की गई थी, ये सभी क्या होंगे, फैक्ट रिलेवेंट होंगे। और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, और जो उस राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के असंगत था, ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर बी में क्या दिया गया है कि पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण जिसमें वो राइट और कस्टम क्लेम किया गया था या फिर रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड, या फिर रिकॉग्नाइज किया गया था या फिर और एक्सरसाइज किया गया था, मीन्स उसका प्रयोग किया गया था, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस, ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण जिसमें उन राइट और कस्टम के प्रयोग पे कोई डिस्प्यूट निर्माण हुआ था या फिर उनको मान्यता मिली थी, असर्टेड, या फिर
उन राइट और कस्टम को मान्यता मिली थी और डिपार्टेड फ्रॉम या फिर उनका अनुसरण करना, उनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया था। ऐसा कोई उदाहरण जिसमें वो राइट और कस्टम क्लेम किए गए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे, उनका प्रयोग किया गया था या फिर उनके प्रयोग पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था या फिर उनको मान्यता मिली थी या फिर उनका प्रयोग जो है उनका अनुसरण बंद कर दिया गया था, ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक। सो फ्रेंड्स सेक्शन 13 में क्या दिया गया है कि जब कभी कोर्ट में ऐसा कोई मैटर आता है जिसमें किसी राइट या कस्टम के बारे में कोई प्रश्न निर्माण होता है, तो उस प्रश्न को रिजॉल्व करने में, उसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, तो उसमें ऐसा दिया गया है कि जब कभी किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न निर्माण हो, तो उसको डिसाइड करने के लिए दो प्रकार के फैक्ट जो है वो रिलेवेंट होंगे। कौन कौन से? पहला क्या दिया गया है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई समव्यवहार जिसमें किसी राइट या कस्टम जो प्रश्नगत हैं, जिन पे प्रश्न निर्माण हुआ है, वो क्रिएट किए गए थे, क्लेम किए गए थे, मॉडिफाई किए गए थे या रिकॉग्नाइज किए गए थे या असर्टेड किए गए थे, डिनाइड किए गए थे, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, या फिर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो उसके एग्जिस्टेंस के असंगत था। ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सेकंड पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2, उसमें क्या दिया गया है कि ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण जिसमें उस राइट और कस्टम को क्लेम किया गया था, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, उनका एक्सरसाइज किया गया, उनका प्रयोग किया गया था, या फिर उनके प्रयोग पर कोई डिस्प्यूट निर्माण हुआ था, या फिर उनके प्रयोग को मान्यता मिली थी, या फिर उस राइट और कस्टम का अनुसरण करना बंद कर दिया गया था, ऐसा कोई उदाहरण है तो वो भी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ठीक है, यही दिया गया सेक्शन 13 में। फ्रेंड्स सेक्शन 13 में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो देखते हैं उस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी, अ डीड conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instance in which A's father exercised the right or in which the exercise of right was stopped by A's neighbors are relevant fact। तो क्या दिया गया फ्रेंड्स कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू अ फिशरी। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए को फिशरी का राइट है, ए को किसी मीन क्षेत्र का राइट है। मीन क्षेत्र में जहाँ पे मछली पकड़ते हैं, तो ए को किसी मीन क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार है या नहीं, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। तो उसमें क्या आगे क्या दिया गया है कि अ डीड कन्फरिंग द फिशरीज ऑन एज एंसेस्टर्स, ऐसा एक विलेख, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो ए के एंसेस्टर को उस मीन क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार देता हो। अ मॉर्टगेज ऑफ फिशरीज बाई एज फादर, या फिर उस मीन क्षेत्र का जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो ए के फादर द्वारा उस अधिकार का मॉर्टगेज किया जाना। ठीक है, आगे क्या दिया है कि अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाई एज फादर इररिकंसाइलेबल विथ द मॉर्टगेज, या फिर ए के फादर द्वारा जो उसका बेनिफिट मिल रहा है, जो आउटपुट आ रहा है उस मॉर्टगेज का, ठीक है, वो लेना। और आगे का दिया गया है पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर्स आर रिलेवेंट फैक्ट, या फिर ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण जिसमें ए के फादर द्वारा वो मछली पकड़ने का अधिकार प्रयोग किया जा रहा था और उस अधिकार को ए के जो नेबर थे, पड़ोसी, उनके द्वारा रोका जा रहा था। ये सही फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा सेक्शन 13 का लिस्टेशन। फ्रेंड्स सेक्शन 13 जो है वो किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस के प्रूफ की बात करता है। सेक्शन 13 डील्स विद द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। फ्रेंड्स सेक्शन 13 का जो लिस्टेशन उससे पता चलता है कि सेक्शन 13 सिर्फ पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम की बात नहीं करता, बल्कि सेक्शन 13 में प्राइवेट राइट और प्राइवेट कस्टम भी कवर होते हैं। इलस्ट्रेशन टू द सेक्शन एम्फसाइज दैट दिस सेक्शन इज नॉट कन्फाइंड टू पब्लिक राइट बट कवर्स प्राइवेट राइट आल्सो। फ्रेंड्स, जो कस्टम होते हैं, कस्टम ये एक प्रकार के रूल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में कंटिन्यूस लंबे समय से यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनको एक लॉ का फोर्स आ जाता है। अ कस्टम इज अ पर्टिकुलर रूल विच हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल एंड हैज़ ऑब्टेन्ड अ फोर्स ऑफ लॉ इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। फ्रेंड्स, किसी कस्टम को वैलिड कस्टम होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई कस्टम उन
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो ही वो वैलिड कस्टम माना जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी हैं, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड बी एंशिएंट, वो क्या होना चाहिए, वो कस्टम पुराना होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो क्या हो जाए, क्या माना जाएगा, वैलिड कस्टम माना जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म, वो कस्टम कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस, जब से कस्टम शुरू हुआ वो लगातार यूज में होना चाहिए, लगातार उसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ही क्या होगा, वो वैलिड कस्टम बोला जाएगा। तीसरा क्या है, रीजनेबल, इट शुड बी रीजनेबल, कोई भी कस्टम वैलिड कस्टम तो ही बोला जाएगा जब वो रीजनेबल होगा, अगर वो अनरीजनेबल है तो वो वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा, ठीक है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट, तो वो कस्टम कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड बी कंपल्सरी एंड नॉट ऑप्शनल, तो कोई भी कस्टम जो है वो जिस लोकेलिटी में यूज हो रहा है वहाँ पे वो कंपल्सरली यूज होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर फैमिली में यूज हो रहा है, अगर किसी का प्राइवेट कस्टम है तो उस फैमिली में वो कंपल्सरी यूज होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं कि एक किसी लोकेलिटी में एक ने माना है एक नहीं माना है, या किसी फैमिली में एक मेंबर मान रहा है एक मेंबर नहीं मान रहा है, तो वो फिर वो वैलिड कस्टम नहीं होगा, वो कस्टम वैलिड कब माना जाएगा, जब वो कंपल्सरी यूज होगा और ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है। और जो है सिक्स रिक्वायरमेंट क्या है कि नॉट अपोज टू दी डिसेंसी एंड मोरालिटी, तो वो जो कस्टम है वो डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उनके अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेवन्थ रिक्वायरमेंट क्या है उसकी कि इट शुड बी पीसेबल, ठीक है, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कस्टम को वैलिड कस्टम होने के लिए ये सेवन्थ जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी एंशिएंट, कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म, रीजनेबल, सर्टेन एंड डेफिनेट, कंपल्सरी एंड नॉट ऑप्शनल, नॉट अपोज टू द डिसेंसी एंड मोरालिटी, एंड इट शुड बी पीसेबल। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।